Welcome back in MSMC classes Sara, and this is third lecture of basic coordinate geometry. यह बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। जिसमें पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है, कहते किसे हैं, खोजकर्ता का नाम क्या है। ये सब बेसिक बातें हैं जो 9th 10th क्लास में भी आप लोग ऑलरेडी जान रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड लेक्चर में जब हम लोग आए तो एब्सिसा, भुज, ऑर्डिनेट, कोटि और कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉइंट का, इंट्रोडक्शन कैसे पता किया जाता है और कन्वेंशन क्या होता है, किस क्वाड्रेंट का साइन कौन कौन होता है, ये सब बातें आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 में बताई गई। अब लास्ट बेसिक क्लास है, इसके बाद हम 11th का सिलेबस पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट का। इसमें आप लोग देखिएगा कि आप लोग 10th में पढ़ लिए होंगे, केवल रिवीजन करवाएंगे। दूरी सूत्र 10th क्लास में आप लोग दूरी सूत्र पढ़ लिए होंगे। दूरी सूत्र, इसको इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला बोला जाता है। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा कि डिस्टेंस फार्मूला 10th क्लास में भी थोड़ा सा याद करो, 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ लिए। दूरी सूत्र का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे P पॉइंट है और एक सेकंड पॉइंट यहाँ पे Q। एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉइंट, तो पता है हमको। जैसे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1 y1 और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर d है तो दूरी सूत्र कहता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी, और दूरी बराबर, ये देखिए दूरी उस स्थिति में हम निकाल रहे हैं if 2 points are given and the distance between them is theta and coordinate of P and Q are given as well। हमेशा एकदम साथ साथ दिया रहेगा, उस स्थिति में हम लोग दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं, या x थोड़ा अननोन लग रहा है, ए बी लेके चलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपस में बराबर होता है। ये पॉइंट याद रखिए। हालांकि अलजेब्रा है, लेकिन बताया तो गया है कि अलजेब्रा और जियोमेट्री का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री उसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर आपस में बराबर होगा। इससे फायदा क्या होगा कि अगर हम कहीं पर m माइनस n का होल स्क्वायर रहेगा और इसको n माइनस m भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कहिएगा सर ये कैसे दोनों इक्वल है, ये थोड़ा सा अननोन लग रहा है, थोड़ा इसे समझाइए। चलिए देखते हैं। इसमें LHS उठा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो लिख दिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन लीजिए, माइनस, तो माइनस कॉमन लीजिएगा, माइनस कॉमन लेने का मतलब चिन्ह बदल जाना, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो b के आगे माइनस है हो गया प्लस, a के आगे प्लस है हो गया माइनस। मतलब कि माइनस कॉमन लिए हैं तो दोनों में चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो गया है, चिन्ह बदल गया है। स्क्वायर है, इसको स्क्वायर का स्क्वायर छोड़ दिए। अब यहां से गौर करने वाली बात यह है कि माइनस का स्क्वायर करोगे, इसे मान लीजिए माइनस से 4 है, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो 16 हो गया। उसी प्रकार माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और क्या बच गया, b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर को उठाए हैं तो अब RHS में आ गया है b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू RHS। इस पे एग्जांपल समझोगे, कोई कहेगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है, कहोगे यस ये पॉइंट जो है सही है, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर सही।
तो कहिएगा सब्सटेंस, एक्सप्लेन कीजिए इसको, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। तो 7 माइनस 5, 7 में से 5 चला गया, कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 4, तो हो गया 4। 5 में से 7 गया, तो 5 में से 7 गया -2, 5 माइनस 7 -2, और -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 ना होगा। तो देखो तो 4 4 के बराबर नहीं है। इससे यह साबित होता है कि अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बोल रहे हैं और बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बोल रहे हैं, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब इस पॉइंट को जानने से ये बेनिफिट हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर d इक्वल टू ये फॉर्मूला है, इतना नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे समझिए, इतना नोट करने के बाद यहाँ पर d इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो अब d इक्वल टू अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिखता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। अगर इस फार्मूला को लगा के दूरी निकालिए या इस फार्मूला को लगा के दूरी निकालिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ये बात आपके लिए अगर नया होगा तो अच्छी बात है, जानते होंगे तो ठीक है, ये रिवीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये सब पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। अब आगे चल रहे हैं, तो जैसे एग्जाम्पल जो है बिंदु 4,7 तथा 4,7 तथा 3,9 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदु 4,7 और 3,9 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4,7 एंड 3,9। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4,7 एंड 3,9। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, 10th क्लास का है, सिंपल है। तो करोगे क्या सॉल्यूशन में कि पहला पॉइंट ये हो गया x1, तो x1 बराबर 4 और यहाँ पर हो गया y1, तो y1 बराबर कितना हो गया 7। यहां से लेते हैं, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x2 बराबर 3 और y2 का मान कितना हो गया 9 हो गया। इसलिए d बराबर सूत्र होता है रूट में x1 माइनस x2 का होगा, ये वाला फार्मूला लगाइए, ये वाला फार्मूला लगाइए, जो आपकी मर्जी। तो हम x2 माइनस x1 यही तुम लोग लगाते भी होगे टेंथ में। तो चलो x2 कितना है 3, x1 कितना है 4, तो x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 7, यहाँ पे हो गया 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ रहा है, d इज इक्वल टू अंडर रूट 3 में से 4 गया -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, 9 में से 7 गया 2 का स्क्वायर करिएगा 4। तो अब d इज इक्वल टू अंडर रूट 5। यही यूनिट इकाई भी लिख सकते हो, यूनिट भी लिख सकते हो। तो ये इतना जो हुआ डिस्टेंस हुआ। अब अगर इसको थोड़ा सा नोट कर लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे या वीडियो को पॉज करके लिख लोगे। अब बिंदु, अगर यहाँ पर बिंदु ना दे करके मूल बिंदु दे दिया, 10वां क्लास में ऐसा बोर्ड एग्जाम में भी आता है, यहाँ पर दे दिया मूल बिंदु तथा 3,9 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इतना ही दिया, मूल बिंदु तथा 3,9 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और दोनों जिस बिंदु पर कट करती हैं उस बिंदु को ओरिजिन बोला जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट 3,9, इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 होता है, तो ओरिजिन है तो x1 और y1 दोनों 0 होगा, तो x1 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0 0 इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एंड x2 का तो वैल्यू y है 3 और y2 का वैल्यू 9। चलिए पुट करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 मतलब 3 या x1 मतलब 0, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 0 3 स्क्वायर करोगे 9, 9 माइनस 0 9, 9 का स्क्वायर करोगे 81 और 81 में 9 ऐड करिएगा 90। अब इसका वर्गमूल वगैरह थोड़ी ना, 5वां 6वां में थोड़ी ना पढ़ रहे हो, इसका निकाल लेना फैक्टराइज करके। तो ये d इक्वल टू रूट 90 जो हुआ, ये इतना इकाई दूरी हुआ। ये सब बच्चा क्लास का है, जो रिवीजन में रहेगा तो 11th के कोऑर्डिनेट को पढ़ने में और मजा आएगा।
अगला पॉइंट आप लोग पढ़े होंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, आइए उसको समझ लेते हैं। सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। अगला टॉपिक का नाम है सेक्शन फार्मूला, विभाजन। सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, इसका मतलब क्या होता है? तो विभाजन सूत्र जो है ये तीन टाइप का होगा। विभाजन सूत्र तीन टाइप का होगा। एक होगा अंतः विभाजन सूत्र, अंतः, ये भी 10th क्लास में ही पढ़ना था। अंतः विभाजन सूत्र, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटरनली, इंटरनली डिवीजन सेक्शन फार्मूला, इंटरनली डिवीजन सेक्शन फार्मूला, अंतः विभाजन सूत्र। जैसे पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। अब इन रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, PQ एक लाइन सेगमेंट हो गया और इसमें एक बिंदु, मान लीजिए यहां पर बिंदु R है, सब 10th क्लास का बिंदु R है, जो इस PQ रेखाखंड को m/n मतलब m अनुपात n में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके P से लेकर के और यहां पर R तक, P से लेके R तक का जो डिस्टेंस है, ये जो वैल्यू है ये m हो जाएगा और R से लेके Q तक का जो वैल्यू है ये n हो जाएगा। m/n का मतलब ये हुआ, यहां से P से लेके R तक m और R से लेके Q तक n, और R पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y सपोज कर लिए। तो ये सेक्शन फार्मूला में करना क्या होता है? विभाजन सूत्र में करना ये होता है कि जो पॉइंट है, जो बिंदु है, जो बाहरी दो बिंदुओं मतलब P और Q को मिलाने पे जो रेखाखंड बन रही है, जो लाइन सेगमेंट बन रही है, उस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है। उस सिचुएशन में ये P भी पता है, Q भी पता है, ये m और n का भी वैल्यू पता है। R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंट R? R बिंदु का परिचय क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, यही ज्ञात करने को हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि R विभाजित कर रहा है किसको? PQ रेखाखंड को, PQ लाइन सेगमेंट को, कितना में? m अनुपात n में। ठीक है, तो चलिए इसमें होता है x का जब मान निकालिएगा तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, तथा एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये हो गया आपका अंतः विभाजन। कौन विभाजन? अंतः विभाजन। इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है बाह्य विभाजन, पॉइंट नंबर 2। इसको नोट, वीडियो को रोक करके नोट कर लो, तब आगे बढ़ोगे। अगला टॉपिक का नाम है, इसमें विभाजन सूत्र तीन प्रकार का होगा। एक हो गया अंतः विभाजन, इंटरनली डिवीजन सेक्शन फार्मूला, और ये हो गया आपका बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में होता क्या है? इंटरनली को अब एक्सटर्नली बोलेंगे। एक्सटर्नली, EXTERNALL। एक्सटर्नली डिवीजन में फिगर समझ लीजिए, फिगर मेन है एक्सटर्नली, इंटरनली का भी फिगर बना के तब आगे बढ़ोगे। ये पॉइंट हो गई P और ये पॉइंट हो गई Q, और इसको, इसका कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट पता है x2 y2। बाह्य विभाजन एक्सटर्नली मतलब ये लाइन सेगमेंट है, इसको इमेजिन करो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है तो बाहर में कट कर रही है, तो इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और मान लीजिए बिंदु R है, तो बिंदु R है और R का कोऑर्डिनेट जो है वो x, y, तो हमको x और y का मान ज्ञात करना है। ये इमेजिन किए, टूटी हुई डॉट से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि बाहर की तरफ कट कर रही है। अब ये 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा है, याद दिला रहे हैं आपको और कुछ नहीं। इंटरनली में फिगर कैसे था? P Q, यहाँ पे R था, तो P से लेके R तक M था और R से लेके Q तक N था। P से लेके R तक M हमेशा रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये M हो गया और R से लेके Q तक N होगा। जो छोटका डॉट देख रहे हो ना,
यही हो गया आपका n का वैल्यू। तो चलिए यही फिगर है, पी क्यू रेखाखंड है और अंदर में ना आर पॉइंट कट करके उसको बाहर में प्रतिच्छेद कर रही है। उस स्थिति में इसमें कुछ नहीं करना, अंत विभाजन का सूत्र है ना, बस खाली माइनस कर दो बहादुर, हो जाएगा बाह्य विभाजन का सूत्र। ये 10th क्लास का वीडियो नहीं है कि इसको प्रूफ करके बताया जाए, या ऑलरेडी आप 10th में पढ़ के आए हैं। जब हम 11th का कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसको प्रूफ विद प्रूफ के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। अब अंतिम हो गया लास्ट वाला, क्या, मध्य विभाजन। कौन विभाजन? मध्य विभाजन सूत्र, मध्य विभाजन। तीसरा पॉइंट हो गया मध्य विभाजन, इसको तब तक नोट कर लिया जाए। तो तीसरा पॉइंट हो गया आपका मध्य विभाजन, तो इसको नोट कर लिए होगे लोग। अब ध्यान दीजिए, मध्य विभाजन का फिगर क्या होता है, इसको चलिए मिटा देते हैं यहां से, और इस PQ जो है लाइन सेगमेंट है, इसको एक पॉइंट R जो है, वही पॉइंट है R, मध्य में बीचों बीच कट कर रही है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। अब P से लेकर के R तक हमेशा क्या होता है, m होता है, और यहां से लेकर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहां पर m बराबर n लिख रहे हैं, क्यों भाई? m बराबर n इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि R मध्य बिंदु है, और पूरा P और Q टोटल 10 होगा, तो भाई 5 होगा, और ये भी क्या होगा, 5 होगा। अगर ये PQ 20 हो जाता है और R मध्य बिंदु है, इसका मतलब P से लेके R तक ये 20 है तो 10 आई हो 10, मतलब m और n आपस में बराबर होगा। अच्छा ये बताइए, ये लाइन सेगमेंट हो गया, बीचों बीच कट कर रही है, तो बाहर में कट कर रही है, तो अंदर में कट, तो अंदर में ना कर रही है, तो अंदर में कट कर रही है, तो अंतर विभाजन लगाओ। टॉपिक का नाम क्या है, तीसरा पॉइंट है मध्य विभाजन। कौन विभाजन? मध्य विभाजन, जिसको हम लोग बोलेंगे मिड पॉइंट डिवीजन, मिड पॉइंट डिवीजन। अब इसमें चूंकि x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अब बटा में m प्लस n। तुम सवाल करोगे सर ये मध्य विभाजन पढ़ा रहे हैं और अंतर विभाजन कही, तो अंतर विभाजन का सूत्र होता है, तो आखिर r अंदर में ना कट कर रहा है इसको, तो अंदर में कट कर रहा है, तो x इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, m x2 अब प्लस m x1 अब बटा में m प्लस n। कहेगा सर ये कैसे हो गया? तो m और n आपस में बराबर है, क्यों? क्योंकि R PQ रेखाखंड का मध्य बिंदु है, इसलिए बराबर है। तो n के जगह पे जहां जाए है वहां m डाल दिए। तुम कहोगे तब तो सर हम m के जगह पे भी तो n डाल सकते थे, ऑफ कोर्स डाल सकते थे, बेशक आप रख सकते हैं। अब x इज इक्वल टू m कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो जब m कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x2 अब प्लस x1 अब बाई 2m, m खींच लिए बाहर, तो ये x2 x1 बच गया, और 2 सॉरी ये m से m को काट दीजिए, तो m से m कट गया, तो हो गया आपका x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 कहो चाहे x1 प्लस x2 कहो, बात तो प्लस में कहीं होता है। तो इसमें मध्य विभाजन में x इज इक्वल टू फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली चूंकि अंतर विभाजन में y इज इक्वल टू क्या पढ़े, तो y इज इक्वल टू पढ़े हैं my2 प्लस ny1 अब बटा में m प्लस n। तो y इज इक्वल टू m को जैसे के तैसे रख दो, छोड़ दो, और n के जगह पर भी m डालेंगे क्योंकि n और n आपस में क्या है, बराबर। तो my1 अब बाई m प्लस m, तो y इज इक्वल टू m कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच गया y2 अब प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2m, m कट गया, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 बटा में 2। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये वाला कि अगर आपको मध्य विभाजन में x का वैल्यू पूछेगा तो x1 प्लस x2 बाई 2, और y का वैल्यू पूछेगा तो y1 प्लस y2 बाई 2, और आपको पता है कि x जो होता है हिस्सा होता है, भुज होता है, और y जो होता है ऑर्डिनेट होता है, कोटि होता है, और जब इसको ऐसे लिखेंगे x, y हो जाएगा कोऑर्डिनेट, निर्देशांक हो जाएगा। और निर्देशांक के बारे में ही तो पढ़ना, जो पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहे हैं वही तो निर्देशांक, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री कहलाता है। आई होप इतना बात आपका
क्लियर? अब आगे समझ रहे हैं। अब हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल भी आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे, तो थोड़ा सा त्रिभुज के क्षेत्रफल पर चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद 11th का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ये सब अभी बेसिक चल रहा है, थोड़ा सा कॉपी पे नोट कर लोगे ताकि शुरू से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका रहेगा। आगे अगला टॉपिक का नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें कहीं पर एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज प्लेन में है, समतल में है, ए बी सी आप किसी को मान सकते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको ए, इसको बी, इसको सी, या इसको ए, इसको बी, इसको सी। ये अपने का मतलब आजादी है, यहाँ पे पूर्ण आजादी है, आप किसी को ए बी सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अपना तुम माइंड में बैठा लो किसको ए मानना है, हम अपने माइंड में बैठाते हैं, अपने अपने अनुसार चला जाए। तो चलिए हम इसको ए कह रहे हैं, इस पॉइंट को बी कह रहे हैं और इसको सी कह रहे हैं। तीनों बिंदुओं का निर्देशांक पता रहेगा। ये हो गया x1 y1 बिंदु ए का निर्देशांक, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, और ये हो गया आपका x2 y2 और c जो है वो हो गया x3 y3। उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3, x1 के बाद x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉड 1। पहले ये फॉर्मूला आप लोग नोट करने के बाद हम कुछ पॉइंट इसमें बताएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कोई कोई इसको याद करने का तरीका बताता है, x1 लिख दो, 23 31 12 याद करो, 23 31 12 मतलब ये y में लगाना है, ठीक है। x1 ले लिए, y2 माइनस y3 हमें y लगा देना है, y लगा देना ऐसे ऐसे, ठीक है। अब प्लस x1 के बाद आप लगातार चलते जाओ, x1 x2 x3 आप प्लस, अब 31 माने y3 माइनस y1 अब प्लस 12 x3 करने के बाद x3 into y1 माइनस y2 यही वाला है। तो 23 31 12 दिमाग में रखोगे तो ये फार्मूला भूलिएगा नहीं। तो ये भी 10th क्लास में पढ़ना था, 10th क्लास में पढ़ना था। एक्सरसाइज बताएं 7.3 जाके देखिएगा ना, तो 7.3 में आप लोग शायद हम मतलब कंफर्म नहीं है लेकिन देखिएगा अगर तो जरूर 7.3 या 7.2 ये सब पॉइंट मिल जाएगा आपको 10th क्लास में। अब आगे चलिए, ये मोड क्यों, पहला सवाल, ये मोड क्यों दिया गया? क्योंकि क्षेत्रफल जो है एक धनात्मक राशि होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट में स्पेशल पॉइंट्स में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, एरिया इज पॉजिटिव, एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, क्षेत्रफल धनात्मक राशि होता है। इसीलिए अब बताओ मोड इसलिए दिया गया है कि इसको हल किए आ गया -32, तो बताइए माइनस में क्षेत्रफल का कोई अर्थ नहीं होता है, तल ही माइनस में नहीं होगा तो क्षेत्रफल कहाँ से ऋणात्मक हो जाएगा। इसीलिए मोड का साइन यूज किया जाता है, क्योंकि मोड जो है मोड रहेगा तो माइनस हटा देगा, इसको माइनस गायब हो जाएगा तो 32 प्लस हो जाएगा। तो इस ये बात सत्यता हो जाएगा, इसमें ट्रूथ नजर आएगा कि एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, उस बात को ये मतलब सपोर्ट करेगा। चलिए आगे समझते हैं, हिंदी में लिखोगे क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होता है। थर्ड सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट को समझने से पहले ये आप समझिए कि इतना पहले नोट कर लो, इसके बाद मान लीजिए त्रिभुज, ये त्रिभुज, तो अब यहाँ पर
ध्यान रखिएगा, वहां पे स्टॉप रखिएगा। सेकेंड पॉइंट आपको पढ़ना है, उसके लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु जिसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट। संरेख बिंदु जिसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो कोलिनियर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये आप देख रहे हैं, ये एक लाइन हो गई। अब इस लाइन पे हम पहले भी समझाए पढ़ाए हैं, तो देखिए ये समझाए हुए हैं क्लास में जब ऑफलाइन चलता था तब। अब ये लाइन हो गई, मान लीजिए एक रेखा है तल में है, अब इस पे अनंत बिंदु मिलकर के रेखा बनता है। तो ये सारा जो बिंदु देख रहे हैं ये एक ही रेखा पर है, तो इन सभी बिंदुओं को संरेख बिंदु कहा जाएगा। संरेख का मतलब कोलिनियर अंग्रेजी होता है। सन माने समान, रेख माने रेखा, मतलब समान रेखा पर अगर बिंदुएं रहती हैं तो उन बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये लाइन हो गई, ये लाइन एल हो गई। कौन लाइन है? एल लाइन। अब इस एल लाइन पर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, डी है और ई है, ऐसे। तो ये सभी बिंदु क्या है? संरेख बिंदु। सभी पॉइंट क्या है? संरेख पॉइंट है। अब कहीं एक छोटा सा बात दिमाग में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे इसको, क्या कि जैसे सर अभी आप बोल रहे हैं कि रेखा पर तो अनंत बिंदु होता है, रेखा पर तो अनंत बिंदु होता है, तो 5 को बिंदु देने का क्या जरूरत है? अरे बाबू, अनंत बिंदुओं का निर्देशांक आपको नहीं पता है और यहाँ पर ए बी सी डी ई ये 5 बिंदु का निर्देशांक आपको कोऑर्डिनेट पता है, तो इसीलिए 5 ही बिंदु दिखाया गया। बिंदु तो अनंत है, लेकिन अनंत बिंदुओं का मान निकालने के लिए अनंत समय चाहिए, जो किसी के पास अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जितना बिंदु दिखाया गया है, इसका मतलब ये समझिएगा कि ए बी सी डी ई ये 5 पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, निर्देशांक पता है। तो इफ 2 and more than 2 points are lie on the same line, then points are known as collinear point. If 2 or TWO लिखिएगा, if 2 or more than 2 points are lie on the same line, then points are called collinear point. हिंदी में लिखिएगा, यदि 2 या 2 से अधिक, यदि 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, क्या होते हैं? एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, तो उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहा जाता है। यदि 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर अगर स्थित रहेंगे, जैसे आपको दिखाया है ना डंडा पे, तो एक ही रेखा पर है ना, तो इस सब बिंदुओं को हम लोग क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो यदि 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। और इंग्लिश में if 2 or more than 2 points are lie on the same line, then points are known as collinear point. आगे बढ़ते हैं। तो ये काहे पढ़ाए हैं संरेख बिंदु जी? क्या करें? अब ध्यान दीजिए, ये तीसरा पॉइंट आपको बता रहे हैं कि रेखा का क्षेत्रफल शून्य होता है। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, रेखा the area of a line is 0. The area of a line is 0. एक रेखा का क्षेत्रफल शून्य होता है। एक रेखा क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये रेखा हो गई, ठीक है, तो ये रेखा या रेखाखंड हो गई, तो इसमें लंबाई तो है, मान लीजिए लंबाई ये 10 मीटर और चौड़ाई है, रेखा में चौड़ाई नहीं रहता है, रेखा का चौड़ाई 0 होता है। तो इसको एगो आयत मान लो, इमेजिन करो कि थोड़ा सा बड़ा, इसको जूम करते जाओगे तो इमेजिन करो ये एक आयत है, तो आयत का लंबाई 10 और चौड़ाई 0, लंबाई गुना चौड़ाई सूत्र होता है 10 गुना 0। इसका मतलब यहाँ से दिल्ली तक रेखा खींच देंगे ना, तो उसका भी क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि लंबाई तो मान लीजिए 1000 किलोमीटर हो गया सपोर्टेड, और चौड़ाई 0, तो 1000 में 0 से गुणा करोगे 0। मतलब पृथ्वी के इस छोर से पृथ्वी के उस छोर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेखा खींच दीजिएगा ना, तब वो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसमें चौड़ाई 0 रहेगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखवाया जा रहा है कि द एरिया ऑफ अ लाइन इज 0। रेखा का क्षेत्रफल शून्य होता है, रेखा में रेखाखंड सब आएगा।
तो रेखा का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। रेखा का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होता है। अब ध्यान दीजिए, यदि तीसरा पॉइंट में लिखोगे, यदि त्रिभुज, यहाँ पर पॉइंट दिखा रहे हैं कि यदि त्रिभुज के शीर्ष संरेख, संरेख का मतलब आशा करते हैं समझ रहे हो, अभी तो पढ़े हैं संरेख, एक ही रेखा पर आ जाएगी। यदि त्रिभुज के शीर्ष संरेख हो तो क्षेत्रफल बराबर 0। यदि त्रिभुज के शीर्ष समरेख हो तो क्षेत्रफल बराबर 0। if the vertices of a triangle are collinear then area is equal to 0। इसका मतलब क्या है समझिएगा, यदि त्रिभुज के शीर्ष संरेख हो तो क्षेत्रफल 0 होता है। if vertices of a triangle are collinear then area is equal to 0। और अंतिम पॉइंट, चौथा पॉइंट लिख लो, तब लास्ट में सबको समझाया जाएगा, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट कह रहा है इसी का अपोजिट, कि यदि त्रिभुज के शीर्ष संरेख हो तो क्षेत्रफल शून्य, यदि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा तो शीर्ष संरेख होते हैं। यह बतिया है, उलट के बोले हैं कि यदि त्रिभुज के शीर्ष संरेख हो तो क्षेत्रफल 0, और यदि क्षेत्रफल 0 तो शीर्ष क्या हो जाएगा? संरेख हो जाएगा। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 देन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर कोलिनियर। तो ये 4-5 बातें याद रखिएगा कि त्रिभुज किसी भी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है? धनात्मक राशि होता है, ठीक है। मोड में क्यों लिखे हैं? क्योंकि क्षेत्रफल प्लस में आता है इसलिए। दूसरा कि जो लाइन का एरिया है वो लाइन का एरिया 0 होगा। लाइन में लाइन सेगमेंट भी आएगा, रेखाखंड दोनों आएगा। यदि त्रिभुज के शीर्ष समरेख हो तो क्षेत्रफल 0, और अगर क्षेत्रफल 0 तो शीर्ष समरेख। आइए इस फाइनल बात को समझते हैं। इसे मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, अब B जो शीर्ष है यहाँ पर, अब इस B पॉइंट को किसी कारणवश यहाँ पर ला देंगे तो ये नया त्रिभुज बन गया, यहाँ से लेकर के। तो अब बताइए ABC अभी बड़ा त्रिभुज था और अब त्रिभुज छोटा हो गया, और आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर त्रिभुज छोटा हो गया तो क्षेत्रफल भी छोटा है। अब मान लीजिए B पॉइंट यहाँ पर आ गया तो फिर तो B पॉइंट को हम शीर्ष वर्टेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये B पॉइंट जो है त्रिभुज के वर्टेक्स शीर्ष का काम कर रहा है। अब देखो तो त्रिभुज और छोटा हो गया, B पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, त्रिभुज और छोटा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे बिंदु B AC रेखाखंड के नजदीक आ रही है वैसे वैसे द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डिक्रीजेज, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल घट रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा कि शीर्ष उठ के, वर्टेक्स उठ के और लाइन सेगमेंट रेखाखंड AC पे आ जाएगा यहाँ पर। इस स्थिति में तो ABC ये त्रिभुज एगो रेखा बन गया, और जब रेखा बन गया तो आपको अभी बताया गया है कि रेखा का क्षेत्रफल शून्य होता है। ये तीनों वर्टेक्स कोलिनियर हो गए, एक ही रेखा पर आ गए तो कोलिनियर हो गया, तो लाइन को शो कर रहा है, और लाइन का एरिया कितना होता है? 0 होता है। इसीलिए लिखवाया गया है कि त्रिभुज के शीर्ष संरेख माने तीनों शीर्ष एक ही रेखा पर ऐसे हो जाएगा जी, हई A हो गया, हई B, हई C। अब बताइए त्रिभुज कहाँ बन रहा है? ये तो रेखा बन गया, तो रेखा का क्षेत्रफल शून्य होता है। तो जब शीर्ष संरेख हो जाते हैं, वर्टेक्स कोलिनियर हो जाते हैं, तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। उल्टा समझ लेना कि अगर क्षेत्रफल 0 रहेगा तो शीर्ष को संरेख बोलेंगे। बाबू इतना 10th क्लास तक ये बातें थी जो आपको याद रखनी जरूरी है, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 11th क्लास के ढाल से शुरू करते हैं। धन्यवाद।